हारते हुए प्रत्याशी को उन्होंने डीएम से बात कर जितवा दिया था, लेकिन 2025 में प्रत्याशी हार गया क्योंकि इस उम्मीदवार ने उनसे संपर्क ही नहीं किया और बाकायदा मंच से उन्होंने डीएम का नाम भी लिया कि किस डीएम से उन्होंने बात की थी। कहा था 6 में से हम 5 सीट जीते। 2025 में प्रत्याशी ने संपर्क नहीं किया, इसीलिए चुनाव हार गया। 14 दिसंबर को बाराचट्टी विधानसभा में यह बयान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की तरफ से आया। वोट चोरी पर यह बड़ा कबूलनामा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का। और 2020 चुनाव का उन्होंने जब जिक्र किया तो बहुत थिन मार्जिन से उस वक्त में एनडीए सत्ता में आया था। बहुत ज्यादा सीटों में हेरफेर नहीं थी और न ही बहुत ज्यादा वोट यहां पर बढ़ा हुआ था। 2020 में बहुत नेक टू नेक फाइट थी। उस 2020 के चुनाव का जिक्र कर रहे हैं मांझी, सुनवाते हैं आपको। एक सीट गलती से हार गलन। अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है, कई कोई उपाय उस समय 2700 वोट से हारे खलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार गलन। दुर्भाग्य हमारे है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न करें और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जो भी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिए हल, अभी तो 16 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर है। कहे का मतलब कि हम जो रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। मांझी के बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया है। कहा मांझी के बयान से साफ है कि वोट चोरी हो रही है। मोदी बीजेपी सहयोगी वोट चोरी से जीत रहे हैं। मांझी का बयान चुनाव आयुक्त के मुंह पर एक तमाचा है, ये आरजेडी की तरफ से कहा गया। मंच से नतीजों में हेरा फेरी का फॉर्मूला बता रहे हैं जीतन राम मांझी, जो कैबिनेट मंत्री हैं मौजूदा केंद्र सरकार में। बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं जीतन राम मांझी और हम यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के वो पार्टी के संरक्षक भी हैं और खुद मंच से वो ये कबूलनामा कर रहे हैं। ये देखें राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और पहली तस्वीर में आप देखें कांग्रेस का ये रिएक्शन, ये प्रतिक्रिया जीतन राम मांझी के बयान पर। और मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। सौरभ कुमार इस वक्त पटना से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और राजीव रंजन भी मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। शुरुआत राजीव जी आप ही से। जीतन राम मांझी कैबिनेट मंत्री हैं, जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मंच से 2020 का जिक्र कर रहे हैं, डीएम का नाम ले रहे हैं और यह बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने जो उम्मीदवार 2700 वोटों से हार रहा था उसे डीएम से बात करके उन्होंने जितवा दिया, लेकिन 25 में संपर्क नहीं किया प्रत्याशी ने तो वो चुनाव हार गया। देखिए मकसूद, अब तो ये वीडियो है, वो जो कुछ भी बोल रहे हैं आईएएस अफसर का नाम भी ले रहे हैं। अब जुबान पे उनके सच आया है। ये अब उनकी पहली प्रतिक्रिया इस बयान पर विवाद बढ़ने के बाद यही होगी कि ये वीडियो एडिटेड है, इसमें बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। ये उनकी प्रतिक्रिया होगी और यही प्रतिक्रिया आमतौर पर राजनीतिज्ञों की होती है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि 2020 के चुनाव परिणामों का जिक्र वो कर रहे थे। ये वही चुनाव परिणाम है जिसमें कि एनडीए को 125 सीटें, महागठबंधन को 110 सीटें और एमआईएम को 5 सीटें 3 अन्य के खाते में गई थी। तो 15 सीटों का महागठबंधन और एनडीए में फासला रहा था। 2025 के विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आ रहे थे और सबको याद है कि नेक टू नेक फाइट हो रही थी और देर शाम के बाद नतीजे धीरे धीरे आने लगे और देर रात तक नतीजे आए जिसमें एनडीए को कुछ सीटों पर जीत मिली थी। और ये कहा गया था विरोधियों के द्वारा
कि इसमें कहीं ना कहीं कोई बात है। और आज जीतन राम मांझी के बयान से अभी तो यही निष्कर्ष निकलता है कि कुछ सीटों पर ऐसा खेल हुआ है क्या, एक बड़ा सवाल सामने उठता है। मकसूद, चूंकि मैं एक ऐसी स्टोरी के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिसको मैंने खुद ही पिछले 2-2.5-3 महीने के भीतर ही मैंने उसको रिपोर्ट किया था अपने कार्यक्रम माहौल क्या है में, जहां पानीपत के एक सरपंच का चुनाव हुआ था और सरपंच के चुनाव में ईवीएम के द्वारा वहां पर वोटिंग हुई थी। जो जीता हुआ उम्मीदवार था उसको रिटर्निंग ऑफिसर ने हरा दिया और हारे हुए उम्मीदवार को सरपंच बना दिया। बाद में वो नतीजा वहां पर फिर से जब उसका विरोध दर्ज हुआ और फिर इसे ईवीएम की जांच की गई तो जीता हुआ हार गया, हारा हुआ जीत गया। लेकिन चूंकि वहां निर्वाचन अधिकारी ने सर्टिफिकेट पहले हारे हुए को दे दिया था, इसलिए वो लेकर के अदालत चला गया और ये मामला 3 साल तक कोर्ट में चला, सुप्रीम कोर्ट तक आया और ईवीएम उसी तरह सुरक्षित न्यायालय के आदेश पर रखी गई। देश के इतिहास में आजादी के बाद पहला मौका ऐसा था जब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम्स को अपने प्रेमिसेस यानी अपने प्रांगण में मंगवाया पानीपत के जिले के उस सरपंच के चुनाव की, और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की निगरानी में ईवीएम के वोटों की फिर गिनती की गई और 3 साल से जो व्यक्ति चुनाव जीता था उसने जो लंबी लड़ाई लड़के सुप्रीम कोर्ट तक वो आया, अंततः उसे विजेता घोषित किया गया। तो इससे ये 2 बातें साफ होती हैं। मेरे एज ए रिपोर्टर मैं ये बात कह सकता हूं कि ये अपने आप में एक क्लासिक एग्जाम्पल है भारत की चुनावी व्यवस्था और रिजल्ट्स को प्रभावित करने का। पहली बात इससे ये साबित होती है कि ईवीएम में छेड़छाड़ बहुत मुश्किल है। दूसरी बात ये कि ईवीएम चाहे जो वोटों की गिनती करती हो, रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन अधिकारी जिसे चाहे अगर मामूली अंतर है तो जिसे चाहे उसे जीतने का सर्टिफिकेट भी दे सकता है। हमने अपने शुरुआती दिनों से आज तक जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था मकसूद, हमने देखा था कि कैसे उन दिनों सत्ता पक्ष के लोग लाइट कटने के बाद मतगणना होती रहती थी, फिर हल्ला होता था कि लाइट कट गई, अंधेरा हो जाता था और फिर जब लाइट आती थी तो सत्ता पक्ष जो भी सत्ता में था तो सत्ता पक्ष के फेवर में ही वो रिजल्ट देखने को मिला। ऐसे कई जगहों पर जिस लोकसभा क्षेत्र से मैं आता हूं वहां का भी 1984 का नतीजा आज तक लोग उसकी चर्चा इसी तरह से करते रहे। लेकिन जो नतीजा है वो है, जो परिणाम आए वो आए। जीतन राम मांझी ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है कि सत्ता जिसके हाथ में हो, सत्ता पक्ष जो हो, उसके दबाव में आईएएस अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी अगर ऐसा कर सकते हैं कि 1700 वोटों से हारने पर वो फोन करके ये कहें कि ये कैसे हो गया, आपने इंतजाम नहीं किया था क्या, पिछली बार तो 2700, तो ये एक बहुत भी गंभीर आरोप है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन बात यही है कि आप देखिएगा इसमें भी इधर उधर करके और वीडियो एडिटेड है, उन्होंने अपने मन से कही बात कह दी, ये कर दिया वो कर दिया, मामले पर पर्दा डाल दिया जाएगा। और गंभीर बात तो ये भी है कि जीतन राम मांझी इस देश के केंद्रीय मंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बने हुए हैं और हाल ही में बिहार के चुनाव के नतीजे आए हैं और सत्ता पक्ष के विरोध में खड़े लोग लगातार वोट चोरी, लगातार इलेक्शंस में दूसरे तरह की प्रैक्टिसेस से चुनाव को प्रभावित करके जीतने का आरोप लगा रहे हैं। वैसे में मुझे लगता है कि जीतन राम मांझी के इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया है और इस पर राजनीतिक विवाद बहुत बढ़ेगा और जो एक सवाल चुनावी जीत पर लग रहा है यह सत्ता पक्ष में बैठे लोगों पर लगता रहा है पहले भी और आज जो लग रहा है, ये एक गंभीर सवाल खड़ा होता है। और कांग्रेस लगातार जिस वोट चोरी का जिक्र कर रही है, सौरभ कुमार खुद केंद्रीय मंत्री हेरा फेरी का फॉर्मूला बता रहे हैं। सवाल मशीन पर नहीं लेकिन मशीनरी और सिस्टम पर जरूर वो उठा रहे हैं। तो ऐसे ही सिस्टम चलता है क्या? ऐसे ही चुनाव आयोग काम करता है क्या? अब कांग्रेस तो यही पूछ रही है कि देख लीजिए, सुन लीजिए, जो वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं, कांग्रेस उठा रही है, ऐसा होता है चुनाव। जी बिल्कुल ऐसे ही चुनाव होता है और सबसे बड़ी बात है कि निश्चित तौर पर जो राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का मामला
पहले उन्होंने पूरे बिहार में उठाया था और अब पूरे देश में उठा रहे हैं, ये निश्चित रूप से अब सच साबित हो गया है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान के बाद। क्योंकि एक तरीके से कहें तो उन्होंने कबूलनामा किया है, उन्होंने कबूल किया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि कैसे 2020 में वो चुनाव हार रहे थे और उस समय जो मार्जिन था वो 2700 वोट का था और कैसे जिलाधिकारी के द्वारा उस मार्जिन को घटाया गया और उसके बाद जीतन राम मांझी की हुई थी। आज उन्होंने कहा कि 2025 में मार्जिन जो था मात्र 1600 वोटों का था। तो अगर उनका प्रत्याशी जो अनिल कुमार टिकारी के प्रत्याशी हैं, अगर उनसे संपर्क करते तो जरूर कुछ ना कुछ होता और जीत फिर से जीतन राम मांझी के खाते में आती। लेकिन जो प्रत्याशी थे वो मैदान उन्होंने छोड़ दिया, वो उन्होंने संपर्क नहीं किया। तो निश्चित तौर पर ये एक कबूलनामा है जो जीतन राम मांझी ने, मुझे लगता है कि शायद उनके जुबान से सच जो है वो निकला है कि किस तरीके से नतीजों को प्रभावित किया जाता है। 2020 की बात करें तो निश्चित तौर पर महागठबंधन और एनडीए का जो फासला था वो मात्र 15 विधानसभा सीटों को लेकर था। और मैं मकसूद आपको बताना चाहता हूं कि करीब 1000 मतलब 15 से 20 ऐसी विधानसभा सीटें थी जिस पर जीत हार का जो फासला था वो मात्र 1000 से 2000 वोट को लेकर था। तो निश्चित रूप से उस समय भी तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए थे कि हमें जानबूझकर हराया गया है, क्योंकि जो चुनावी जो प्रक्रिया थी, जो जिस दिन रिजल्ट आना था उस दिन जानबूझकर स्लो किया गया था और उसी का नतीजा था कि करीब 11-12 बजे रात तक नतीजे आए थे और फैसला हो पाया था कि सरकार बिहार में किसकी बनेगी। उसी तरीके का आरोप निश्चित तौर पर अगर 2020 में हुआ है तो 2025 में भी ऐसी घटनाएं का जिक्र खुद जीतन राम मांझी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें पता होता तो वो चीजें फिर से वो दोहराते और जीत उनके खाते में होती। तो सवाल इसी को लेकर है कि मंच से जो उन्होंने कहा वो अब सबके सामने पब्लिक डोमेन में है, तो इसके बाद अब अपनी सफाई में वो क्या कहते हैं, और उससे भी बड़ी बात इस कबूलनामे के बाद क्या कोई जांच होगी, क्योंकि जाहिर तौर पर सवाल तो उठ रहे हैं, आगे भी उठेंगे, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आती रहेंगी। अच्छा, सीधे मैदान छोड़ के भाग। और अब खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से सामने आई है, जहां पर एक कथावाचक को पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बहराइच पुलिस की पुंडरीक गोस्वामी को सलामी पर यूपी पुलिस और सरकार पर सवाल उठे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने से समाजवादी पार्टी और एएसपी भड़के हुए हैं। आजाद समाज पार्टी की तरफ से चंद्रशेखर ने भी सवाल उठाया है। समाजवादी पार्टी ने भी पूछा है उक्त कथावाचक किस पद पर हैं। और ये देखें वो वीडियो, वो तस्वीरें आपके सामने। भारत कोई मठ नहीं, संवैधानिक गणराज्य है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यही है भारत, जहां संविधान लागू है। और अब एक कथावाचक को यूं गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, उसको लेकर सवाल यहां पर अब विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं। समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया है और एएसपी आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आजाद जिसके सांसद हैं, हाँ, हालांकि कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने को लेकर अब विवाद गहरा रहा है। और इस सबके बीच डीजीपी ने बहराइच एसपी से जवाब तलब किया इस मामले को लेकर कि आखिर ये सब क्यों हुआ। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। न्यूज 24 पर कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देने पर विवाद। और ये देखें यूपी पुलिस का ये ट्वीट, ये एक्स पोस्ट। बहराइच में कथावाचक को कप्तान आरएन सिंह ने पूरी परेड की सलामी दिलवाई। मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। मानस, अब सवाल उठ रहे हैं कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देने पर, जवाब भी तलब किए जाने की खबरें अब सामने आई हैं, क्योंकि विवाद इस पर गहरा रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि किस हैसियत से
कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर ये नवंबर महीने का ये वीडियो है जब कथावाचक पहुंचे हुए थे और वहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया पुलिस लाइन में। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अपने आप में हैरत में डालने वाली है। अब इसी वीडियो को जब ये सोशल मीडिया पर आया तो आज़ाद समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं और सांसद हैं चंद्रशेखर, उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से इसको पोस्ट करते हुए सवाल उठाया और बड़े ही गंभीर आरोप लगाए और ये कहा कि ये तो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का अपमान है। तो जैसे ही इसको संविधान से कनेक्ट किया गया वैसे ही जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, वो हरकत में आया और सरकार की तरफ से भी इसमें जवाब तलब किया गया। लेकिन इस बीच आप देखिए कि समाजवादी पार्टी का जो अपना जो सोशल मीडिया का हैंडल है उससे भी पोस्ट हुए और उस पर भी सवाल खड़े किए कि आखिर ये किस तरीके से, किस हैसियत से दिया जा रहा है, क्योंकि गार्ड ऑफ ऑनर किसको दिया जाना है ये बिल्कुल स्पष्ट इसकी गाइडलाइन है कि आप किसको दे सकते हैं। लेकिन आप किसी कथावाचक को अगर आप इस तरह से गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर सियासी सवाल खड़े होंगे, क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि किस तरीके से एक कथावाचक जो दूसरे समुदाय से आते थे, जो पिछड़े समुदाय से आते थे, उनकी चोटी तक काट दी गई। यहाँ पर तमाम दूसरे कथावाचकों को जो गैर ब्राह्मण थे उनको अपमानित किया गया, उसके भी वीडियो हमने देखे। हालांकि उन तमाम मामलों में सियासत भी खूब हुई और सरकार की तरफ से कार्रवाई भी हुई। तमाम दोषियों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए, कुछ को जेल भी भेजा गया। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा मुद्दा इसलिए बन जाता है क्योंकि जब एक तरफ आप पीडीए की बात करता है विपक्ष, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की बात करता है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश की सरकार ये कहती कि उसके लिए सब बराबर हैं और वो लगातार जो हिंदुओं की तमाम जाति हैं उनको एकजुट करने की बात करती है। तो ऐसे में अगर मुद्दा मिलता है तो निश्चित तौर पर वो लोग जो पिछड़े और दलित की राजनीति कर रहे हैं वो बिल्कुल एक तरीके से हिट करेंगे, आपको चोट करेंगे, क्योंकि उनके लिए एक मुद्दा है। और यही बड़ी वजह है कि इसमें तत्काल सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी और उसमें जवाब तलब किया गया। कहा गया कि इसमें जांच की जाएगी, उसके बाद आगे देखा जाएगा कि किस तरीके की कार्रवाई होती है। लेकिन एक कथावाचक को इस तरह से गार्ड ऑफ ऑनर देना, परेड की सलामी दिलवाना, तो ये अपने आप में उत्तर प्रदेश की सियासत में एक मुद्दा बन गया है और विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर के योगी सरकार पर हमलावर हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका मानस, नजरें बनाए रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी। बात बांग्लादेश की होगी, जहां पर युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा भड़क उठी है। बीती रात ही ये खबर आई थी कि सिंगापुर में उस्मान हादी का इलाज चल रहा था, जो कि 12 दिसंबर